सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। कक्षा 12 भूगोल के विद्यार्थी जिनका पेपर 22 जून को होने वाला है, वो विशेष तौर से इस पेपर को अंत तक ज़रूर देखिए। और जिन विद्यार्थियों को अंत तक नहीं देखना है वो यहीं पर वीडियो को ज़रूर बंद कर दे। कहाँ से लिया, कहाँ से ये पेपर आया मेरे पास में, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। केवल आपको इसके क्वेश्चंस देखकर एग्ज़ाम देने जाना है। सुन लीजिए सही तरीके से, और वीडियो को अगर अंत तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो अभी आप बंद कर दीजिए और आप दूसरी वीडियो देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो से मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना या लाइक करना, आपकी मन मर्जी पड़े जो करना, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। परंतु मैं आपके भविष्य के लिए और आपके लिए बेनिफिट हो वैसा पेपर यहाँ पे लेके आया हूँ, और इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। इसका पहला ही क्वेश्चन अपने पास में महत्वपूर्ण खंड सेक्शन 1 के अंतर्गत जो अपने को मिलने वाला क्वेश्चन है वह है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वातावरण, मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन किन दो रूपों में हुआ? तो 1930 के दशक में मानव भूगोल का जो विभाजन हुआ था, पहला जो विभाजन है वह है सांस्कृतिक भूगोल। किसके रूप में? सांस्कृतिक भूगोल के रूप में। और दूसरा था आर्थिक भूगोल। तो ये दो विभाजन यहाँ पे हुए थे 1930 में, सांस्कृतिक और आर्थिक। ठीक है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वह इसको दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। खुद अगर अपने लिए ही फायदा ढूंढोगे तो फिर आपके लिए बेनिफिट उतना प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आप दूसरे विद्यार्थियों को भी जल्दी से जल्दी इसको बता दीजिए और जल्दी से जल्दी उन तक शेयर कर दीजिए जो उनको भी बेनिफिट मिल सके एग्जाम में। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ग है वो बाल वर्ग के अंतर्गत आता है। कितने? 0 से 14। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, भारत में मानव विकास सांकेतांक में वृद्धि हेतु कोई दो सुझाव दीजिए। तो इसके दो सुझाव है, पहला लंबे एवं स्वस्थ जीवन के लिए चिकित्सक सुविधाओं में वृद्धि करना, और दूसरा हो जाएगा देश में व्याप्त अशिक्षा को दूर करना। पांचवा क्वेश्चन है, पम्पास व प्रेरी घास के प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं? तो पम्पास व प्रेरी घास के प्रदेशों में परकीर्णन, ध्यान रखना, परकीर्णन है ना, परकीर्णन अधिवास बनाए जाते हैं। परकीर्णन का मतलब है जो चित्र भीतर हो, कहने का मतलब एक मकान या एक मकान हुआ जो दूर दूर बसे हो, उस तरह का अधिवास होता है। और ये पम्पास और प्रेरी घास के मैदान है, इनके बारे में भी ध्यान रखना कहाँ के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एशिया की सबसे विशाल कच्ची बस्ती का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे विशाल कच्ची बस्ती का नाम है धारावी। क्या नाम है? धारावी। ध्यान रखना, धारावी। और ये कहाँ की बस्ती है? बम्बई की है। कहाँ की है? बम्बई, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बम्बई शहर में धारावी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं अपन, उसको देखिएगा। इसमें अपने से कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, मध्यकाल में यूरोप में तकनीकी विकास अधिक क्यों नहीं हो सका? मध्यकाल में यूरोपी तकनीकी विकास अधिक क्यों नहीं हो सका? तो इसका आंसर हो जाएगा, मध्यकाल में यूरोप में धार्मिक विचारों के प्रभुत्व एवं वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो पाया, क्योंकि धर्म से संबंधित अधिक थे। इस कारण से धार्मिक गतिविधियों के कारण से वहाँ पे इस तरह का नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 7वां है। ये क्वेश्चन नंबर 7 डबल प्रिंट हो रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व संसाधन किससे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विश्व संसाधन किससे कहते हैं?
तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व संसाधन, जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत में मछली पकड़ने के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिएगा। तो भारत में मछली पकड़ने के 2 प्रमुख क्षेत्र है, एक तो समुद्री तटीय मत्स्य क्षेत्र और दूसरा नदी मुख्य मत्स्य क्षेत्र होता है, नदी। क्वेश्चन नंबर 9, देश में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाले राज्य का नाम लिखिएगा। तो देश में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है उड़ीसा। कौन सा राज्य करेगा? उड़ीसा, ध्यान रखना, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो बड़े बड़े 4 महानगर है उनको जोड़ने का ये काम करती है। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने का राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है, जो 4 व 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को, ध्यान रखना, 1951। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की कोई 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। तो राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योगों की समस्या है, पहली है ऊर्जा की कमी, अर्थात एक तो ऊर्जा सही तरीके से नहीं मिल पाती है, दूसरी है शुष्क जलवायु, अर्थात तो सूखी जलवायु होने के कारण से भी अपने को ये महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 13 क्वेश्चन तो आपके अ सेक्शन के रहेंगे, वो एक क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया, इस कारण से 13 क्वेश्चन थे ये। ठीक है। अब खंड ब की अपन चर्चा करते हैं, जो भी आपके लिए बहुत ही जानकारी सही तरीके से ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई भी विद्यार्थी वीडियो को छोड़कर बीच में नहीं जाए। अगर जा रहे हैं तो आप स्वयं अपना नुकसान कर रहे हो, ये मैं आपके दावे के साथ कह दूं। आज ही इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ये कल वीडियो मेरे चैनल से 22 तारीख को मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा, तो आप विशेष तौर से ध्यान रखना, पहले देख लीजिए जल्दी। 13वां क्वेश्चन है, समझिएगा, जिसमें कहा है जनजातियों की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जनजातियों की कोई प्रमुख 4 विशेषताएं हो जाएगी। जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करती है। दूसरा, जनजातियां शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज व मान्यताएं होती है। और चौथा बिंदु आप लिख सकते हो कि जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, गुमक्कड़, पशुचारण व आदिम ढंग से निर्वहन कृषि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14, कच्ची बस्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। तो कच्ची बस्तियों से समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय हैं, जिनमें से पहला अपन दे सकते हैं, सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध करवाए जाए। दूसरा है, नल या टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न्यूनतम दर पर या निःशुल्क करवाई जानी चाहिए। तीसरा बिंदु लिख सकते हो, कच्ची बस्ती में ही विद्यालय खोलकर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सुनिएगा, कच्ची बस्तियों के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये चौथा इसका महत्वपूर्ण हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, खनन कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो खनन कारकों को प्रभावित करने वाले 2 हैं, प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत आप लिख सकते हो खनिज की कोटि, प्रकार, संपन्नता, बाजार क्षेत्र की समीपता, खनिज भंडारण आदि, है ना। और मानवीय दशाओं में आप लिख सकते हो कि खनिज की मांग, यातायात की सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास का स्तर, सरकारी नीतियाँ और अनुकूल मानवीय दशाएं, खनन कार्य को बढ़ावा देना, ये सारे मानवीय दशाओं के अंतर्गत रहेगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, उपग्रह विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा, यहाँ पे आप सरकार पढ़ना, ये 12 की जगह सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के विषय में संक्षेप में लिखिएगा। तो सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उनके बारे में समझिएगा। तो सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम में पहला, उसको ध्यान से सुनिएगा, 19 अप्रैल 1979 को आर्यभट्ट, इसके बाद में 1979 को ही भास्कर और 1980 को रोहिणी का प्रक्षेपण किया था अंतरिक्ष में, और 18 जून 1981 को एप्पल भी प्रक्षेपित किया था
जो भारत सरकार के द्वारा पहला कदम तो ये है। दूसरा है जिसके अंतर्गत अपन बता सकते हैं चैलेंजर तथा इनसेट B1 नामक उपग्रहों के प्रक्षेपण ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बनाया था। तो ये दो महत्वपूर्ण अपने कदम थे उपग्रह विकास के लिए भारत सरकार के। क्वेश्चन नंबर 17 है रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन समय में रोम से चीन तक 6000 किलोमीटर लंबाई के व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग का नाम दिया गया था। कहाँ का? रोम से चीन तक का जो 6000 किलोमीटर लंबा था उस व्यापारिक मार्ग को क्या नाम दिया गया था? रेशम मार्ग दिया गया था। इस मार्ग से व्यापारिक भारत, पारसिया, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, ऊन व बाहुल्य धातुओं तथा अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन रोम से करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 समझिएगा। इसमें कहा गया है औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा उत्तम संभावनाओं वाले खनिज संपदा वाले क्षेत्रों मानव के आकर्षण केंद्र होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सुनिएगा कि जो अपने पास में यहाँ पे कहा गया है कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए, तो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए जो स्थितियाँ बनी हुई है भारत सरकार की, वह अपने पास में ये कह सकते हो आप कि आर्थिक संसाधन एक तो सुलभता से अपने को प्राप्त हो जाते हैं और भौतिक कारक की प्रतिकूल होने की जनसंख्या घनत्व अधिक होती है और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा उत्तम संभावना वाले खनिज संपदा वाले क्षेत्र भी मानव के आकर्षण के केंद्र होते हैं। यही कारण है कि छोटा नागपुर का पठार, दामोदर घाटी, कोलार क्षेत्र आदि में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। तो ये अपन उदाहरण के सहित अपन बता सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है 20वां। इसमें आपसे क्या कहा गया है इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस फैक्ट्रियां खनन हेतु स्थापित कोई दो संसाधनों का उल्लेख कीजिए, अर्थात दो जो कंपनियां हैं उनके बारे में बताना है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1956 में स्थापित किया गया था, जो कि समुद्र के भीतर से स्थल मार्गों तक खनिज तेल की खोज का कार्य करता है। और दूसरी कंपनी है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी देश के खनिज तेल और प्राकृतिक गैस खोज की खुदाई, उत्पादन के लिए तेल शोधन कारखानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है। तो ये दो संस्थाओं का अपन ने उल्लेख किया। पहली संस्था का नाम था प्राकृतिक गैस आयोग और दूसरी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो दिए गए रेखा मानचित्र में अपने को बताना है लॉस एंजिल, ओसाका, साओ पोल, बीजिंग। तो मैं आपको इतना सा बता दूं, ये साओ पोल है ना, ये तो आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत और लॉस एंजिल मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत अगर संसार का नक्शा देखोगे तो। और बीजिंग है जो चीन में मिलेगा आपको। और एक है अपने पास में इसमें कौन सा बच गया, ओसाका। ये ओसाका अपने को इधर पंजाब के पंजाब क्या बोलते हैं उसको, जापान और दक्षिण कोरिया के जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे अपने को ओसाका का क्षेत्र मिलेगा। तो ये जरूर इसको विश्व के मानचित्र में आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 22वां भी आपको स्वयं को ही देखना है। कांडला बंदरगाह, प्रायद्वीपीय बंदरगाह, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जमशेदपुर। तो ध्यान रखना, कांडला तो गुजरात में है और जो ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है ये भी आपको देखना है। ये मिलेगा आपको दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और एक अपने को प्रायद्वीपीय बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कोलकाता के आसपास। और एक है अपने पास में इसमें जमशेदपुर, ये भी पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ के आसपास ही है, तो वहाँ पे आप भारत के नक्शे में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा गया है राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्न शहरों को प्रदर्शित कीजिए। तो राजस्थान के मानचित्र में आप राजसमंद, जोधपुर, झुंझुनू, भरतपुर, इनको जरूर देख के जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। भारत के किन्हीं 3 प्रमुख मानव जातियों का वर्णन कीजिए। तो भारत की जो प्रमुख 3 मानव जातियाँ हैं उनके बारे में अपने को बताना है। तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं पहली निग्रोटो, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और तीसरी मंगोलाइड।
तो इनके बारे में आपको बताना है कौन कौन से क्षेत्र में रहती है। तो आप ये थोड़ा सा आप पाठ्य पुस्तक से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा आपको, पर मैं आपको बता दूं एक तो निग्रोटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है और एक मंगोलाइड है। तो ये मंगोलाइड तो चीन से आने वाले थे और भारत में वर्तमान दक्षिणी पहाड़ियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रहती है और जो निग्रोटो है वो भारत की मूल आदिवासी जनजाति है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको भी देखिए, संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको। मनरेगा को अधिक सफल बनाने हेतु वर्तमान में क्या परिवर्तन किए गए हैं, कोई 6 परिवर्तन लिखिएगा। तो मनरेगा को सुधार के लिए या अधिक सफल बनाने के लिए 6 परिवर्तन किए गए हैं। एक तो योजना की गतिविधियों का विस्तार किया गया है, दूसरा योजनाओं में मजदूरी भुगतान को विलंब से कमी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियों का उपयोग किया गया है और साथ में 100 दिनों का इसमें रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। और चौथा है अपने को जो भी आधार कार्ड प्रयोग योजनाएं हैं, रोजगार कार्ड रिकॉर्ड के लिए जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसको आधार से जोड़ा गया है और नगद अपने को इसके पैसे प्राप्त होते हैं। और 5वीं अपन ये बता सकते हैं कि नरेगा को पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत भी जोड़ा गया है। और छठा हो जाएगा मनरेगा के द्वारा जो CPL के साथ भी जोड़ा गया है, अर्थात इसके श्रमिकों के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई दबाव न बने। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं भाई, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में, एक निजी क्षेत्र में और एक संयुक्त क्षेत्र में। तो आप इन 3 का नाम याद रख लेना, इतना की काफ़ी है और इनके बारे में अड़गस बड़गस आपको जो भी याद आए वो लिख के आ जाना, ठीक है। बोर्ड के पेपर में आपको कुछ भी लिखो पर खाली नहीं छोड़ना है 100%। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिएगा। अब इसमें आपसे कहा गया है भारत में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में लोहा जो है इसको आप थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक से ही पढ़िएगा तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे को भी इतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है तो मैं आपको समझा पाऊँ इसको, तो इसको वहाँ से आप देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 28वां क्वेश्चन है जो देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 28 समझिएगा। इसमें आपसे कहा गया है विश्व की जनसंख्या समस्याओं का वर्णन कीजिए एवं उसके समाधान के उपाय भी बताइए। तो विश्व की जनसंख्याओं के अपने को ये बड़ा क्वेश्चन है निबंधात्मक, ये भी अपने को पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ना है, पर इसके लिए कुछ मैं आपको बता दूं। भौगोलिक संसाधन अनुकूलतम प्रयोग, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक परिवहन, संचार संसाधनों, खनन उद्योगों और निर्माण करना, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, कृषि में नवीनीकरण लाना चाहिए, है ना, और सागरीय संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या में अल्प बसे क्षेत्रों का प्रवास, देरी से विवाह, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना और इनको पढ़ना वहाँ से। जननांगों, इसका अथवा का क्वेश्चन है, जननांग की संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं के नाम उल्लेखित कीजिए, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये अपनी पाठ्य पुस्तक में देखना, जननांग से संबंधित संक्रमण सिद्धांत दिया है जिसमें आपके ग्राफ भी बनी हुई है और वहाँ पे आपको 4-5 बिंदु दे रखे होंगे, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर, इस तरह के, तो उनको जरूर देखना आप। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपसे कहा गया है राजस्थान में जनजातियों की विशेषताएं बताइए, जनजातियों पर आधुनिकता के क्या प्रभाव पड़े हैं वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जो जनजातियां हैं उनके बारे में, जंगलों जहाँ ये रहती है तो जनजातियों का यहाँ पे प्रभाव और ये सारे आपको बताने हैं। और मैं आपको केवल इसका थोड़ा सा कि स्पीड पे आंसर सुना दूँ तो ध्यान रह जाएगा आपको। राजस्थान में जनजातियों की विशेषता, पहला बिंदु है इसका, ध्यान से सुनिएगा। ये मानव समूह प्राय शहरी समाज से दूर जंगलों में, दुर्गम पर्वतीय पठारों क्षेत्रों में निवास करते हैं। दूसरा बिंदु, इनकी जीवन शैली कृत्रिमता से दूर है, प्रकृति के निकट होते हैं ये। इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है, संस्कृति, आवास, आर्थिक क्रियाकलाप एवं सामाजिक ढांचा होता है जिनसे ये समाज में अलग अलग करते हैं। ये पुराने ढंग की आर्थिक क्रियाओं जैसे वनों से कंदमूल फल संग्रहण, नदियों से मछलियां पकड़ना, घने वनों से पशुपालन शिकार करना, स्थानांतरित कृषि मजदूरी आदि से जीवन यापन करते हैं। इसके बाद में है इस जनजाति पे आधुनिकता के प्रभाव। तो इसमें अपन लिख सकते हैं
कि निरंतर वनों के कटाव व सरकारी संरक्षण कारण वनों क्षेत्रों में कमी आई है। इससे जनजातियों के प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। इन जनजातियों के जीवन निर्वाह के साधन निरंतर सीमित हो रहे हैं, जिस कारण भी लूटपाट एवं अपराध की गतिविधियां बढ़ रही है। तीसरा बिंदु लिख सकते हो, सीमित कृषि भूमि एवं संसाधन सीमित होने से जनजातियां शहर की ओर मजदूरी करने के लिए पलायन कर रही है और जनजातियों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वर्तमान में शिक्षा का प्रसार जनजातियों में बहुत सख्त आवश्यकता है। तो ये भी अपने को लिख सकते हैं इसमें शॉर्ट में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य लिखिएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मुख्यमंत्री जो स्वावलंबन योजना है, इसमें सरकार अपने को आत्मनिर्भर की योजनाओं के बारे में बताती है। और जो नदी घाटी परियोजना है उसमें सिंचाई, भूमि का वैज्ञानिक उपयोग करना, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोगों के लिए जल प्राप्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन स्थलों का विकास, वनों की रक्षा, वृक्षारोपण एवं ईंधन का प्रबंधन, इसके अलावा पशु चारे की व्यवस्था तथा चारागाहों का विकास, सूखे के समय जल की उपलब्धता, भूमि अपरदन पर नियंत्रण, क्षेत्रीय आर्थिक विकास। तो ये सारे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, उद्देश्य हैं, उनको आप समझ सकते हो। और ये पीडीएफ आप मेरे से व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हो, पर मैं इसको व्हाट्सएप के जरिए नहीं शेयर करूँगा। और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विद्यार्थियों को 22 जून के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ, यही हम कामना करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो।